हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वर्चुओसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन होगा और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। लगभग 6 से 7 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड के अंदर अगर हम देखेंगे, जो स्प्लिट एयर कंडीशनर्स होते हैं, जो वाटर हीटर्स होते हैं और जो एलईडी के जो लाइटिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो एलईडी लाइट्स वगैरह होते हैं, एलईडी जो बल्ब वगैरह होते हैं, तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मिसेलेनियस प्रोडक्ट भी ये कंपनी बनाती है। जैसे कि अगर आप देखोगे एयर कंडीशनर्स होते हैं, जो उनके लिए जो इंजेक्शन मोल्डिंग होती है, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो इन अभी अगर आप देखोगे तो मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि एक छोटे लेवल पे जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपके लिए स्कोप काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड अगर एकदम से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उस साल आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है और वो एक आपके लिए एक बेस बन जाता है। तो मुझे एक बात यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी नजर आई। और एक तरीके से अगर आप देखोगे अभी भी इंडिया में खास करके जो अगर हम एलईडी के प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज है जहाँ पे अभी भी लाइट नहीं लगती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिजनेस काफी अच्छा हमें ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आता है। वाटर हीटर वाला जो बिजनेस है ये भी हमें यहाँ पे ऐसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे भी नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे दो मॉडल्स में ये कंपनी काम करती है। एक तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का ये कंपनी काम करती है और एक है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। तो देखिए, ओईएम का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो कस्टमर होता है, यानी कि अगर कंपनी के कोई कस्टमर्स है तो उन्होंने जो डिजाइन बोली होती है तो उसके हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देती है। और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी अपनी डिजाइन बना देती है, फिर कंपनी बोलती है कि हमारा इसमें ब्रांड नेम आप लगा के दीजिए, तो वो ब्रांड नेम लगा के वहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट देती है। तो देखिए, एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे ये नजर आता है, कंपनी अपने खुद के ब्रांड नेम में यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचती है। यहाँ पे जो दूसरी ब्रांड्स होती है उनके लिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे देखिए, अभी एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे अभी एक इनिशियल स्टेज में ये कंपनी काम कर रही है। तो वहाँ पे कंपनी का ऐसा लगा होगा कि यार अभी हमारा इतना ब्रांड वैल्यू भी नहीं है। और आजकल अगर आप देखोगे, अगर आपको ब्रांड वैल्यू बनानी है तो वहाँ पे कम से कम आपको 50 से 60 करोड़ का मार्केटिंग एक्सपेंस तो मिनिमम आज की तारीख में करना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से कंपनी ने नहीं किया। कंपनी ने पहले मैन्युफैक्चरिंग की, तो वहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे कंपनी ने फोकस किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसे बिजनेसेस में कंपनी को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे जो कंपनी के कस्टमर्स है तो उन्हें एट दी एंड कस्टमर को प्रोडक्ट देना है, तो उन्हें मार्केटिंग वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना ज्यादा ये नेगेटिव हमें यहाँ पे ये पॉइंट नजर नहीं आता है। अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। अगर हम देखेंगे अराउंड नासिक के, जो महाराष्ट्र में नासिक है, तो वहीं पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का एक आर&डी सेंटर भी है नासिक के अंदर, जो कि जो नए नए डेवलपमेंट होते हैं नए आर&डी के लिए, वहाँ पे ओईएम और ओडीएम मॉडल्स के लिए वहाँ पे कंपनी वहाँ पे नई आर&डी वहाँ पे कंपनी करती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमें कंपनी की नजर आती है। लगातार ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे कंपनी का फोकस है और नए नए कौन से यहाँ पे प्रोडक्ट कंपनी ओईएम और ओडीएम के मॉडल्स के अंदर यहाँ पे लॉन्च कर सकती है, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि यहाँ पे स्केल काफ़ी अच्छे से एक बिजनेस किया जा सकता है। तो देखिए, अभी हार्डली 1.5 से 2 करोड़ का प्रॉफिट, अगर यहाँ पे 3-4 करोड़ के भी नंबर्स अगर कंपनी के होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली 100% की ग्रोथ हमें वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम देखेंगे तो आर&डी जो ये ओडीएम बिजनेस जो हमने बात करी ली है, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स का भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, यानी कि एक तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो यानी कि अगर आप ज़्यादा सेल करोगे तो आपको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे नजर आती है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो डेली टू डेली जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो देखिए, ये काफ़ी अच्छी बात है। मुझे कभी भी अगर कोई आईपीओ में पूरा फ्रेश इश्यू होता है, यानी कि पूरा पैसा अगर कंपनी के पास जा रहा है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी नजर आती हैं। तो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सुकृत भारती ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं।
और अगर हम यहाँ पे कंपनी के अब अगर हम फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 करोड़ के यहाँ पे कंपनी के टोटल एसेट के नंबर थे और अभी ये नंबर आ चुका है 92 करोड़ पे। तो देखा जाए 92 करोड़ का टोटल एसेट का नंबर होना ये कोई छोटी मोटी बात हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे ये देखिए 55 के बाद 68 करोड़, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 115 करोड़ पे ये रेवेन्यू का नंबर आया था। और अभी अगर हम 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी ने 73 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो इन अभी अगर आप देखोगे अगर हम इसको ऑन ईयर बेसिस करते हैं तो लगभग 146 करोड़ के टोटल कंपनी के पूरे साल के रेवेन्यू के नंबर्स हो सकते हैं। तो देखिए आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के अंदर हमने यहाँ पे कोविड की सेकंड वेव देखी है जिसकी वजह से यहाँ पे इंपैक्ट रहा है। तो ये नंबर मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली मोस्टली मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 150 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 53 लाख के बाद 1.40 करोड़ पे ये नंबर आया है, तो उसके बाद में 1.96 करोड़ और अगर हम अभी 6 महीने के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो 87 लाख रुपीस पे ये नंबर हमें नजर आता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ 70 लाख या 80 लाख के लगभग यहाँ पे आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है लगभग 2 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें आता हुआ नजर आएगा और मोर देन मुझे लगता है कि 2 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू यहाँ पे ये कंपनी हमें रिपोर्ट करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 सितंबर को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, यानी कि जो आने वाला ये जो जिस वीक में हम चल रहे हैं उसके फ्राइडे के अंदर ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 7 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो उसके अगले हफ्ते का जो वेडनेसडे होगा उस दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 56 रुपीज पर यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि लगभग 1,12,000 रुपए एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगेंगे। इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे 30 करोड़ 24 लाख का हमें यहाँ पे आईपीओ नजर आता है। बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है और 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग 15 करोड़ 12 लाख का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो और अगर हम मैक्सिमम लॉट की अगर हम बात करेंगे तो वो एक लॉट ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 लॉट की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर सीधा 2,24,000 रुपए पे आ जाएगा और यहाँ पे 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट हमें रिटेल इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में नजर आती है। लेकिन अगर आपको 1 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एट द एंड क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए बिजनेस मॉडल यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है कंपनी के। अगर हम देखेंगे मार्केटिंग एक्सपेंसेस पे ज्यादा इश्यूज नहीं है कंपनी को। अगर आप देखोगे लगातार जो ऑर्डर्स वगैरह आते हैं उसके हिसाब से बिजनेस रहता है, तो ज्यादा एक तरीके से इन्वेंटरी ज्यादा पड़ी रहना एक तरीके से वो भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अभी 30 करोड़ ये कंपनी रेज कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली इससे बिजनेस में काफी ज्यादा हेल्प होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्ले के हिसाब से ये बिजनेस मॉडल देखा जा सकता है और लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से 7 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। लगभग 6 सितंबर के लगभग अगर ये कंपनी में हमें 5 से 6 टाइम्स का अगर सब्सक्रिप्शन अगर हमें देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। अब आप बोलोगे यार 5 से 6 टाइम्स से क्या होगा? तो देखिए 30 करोड़ का आईपीओ है, 5 से 6 टाइम्स अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है लगभग 150 से 200 करोड़ की डिमांड हमें वहाँ पे देखने को मिलती है और मेरे ख्याल से अगर 5 से 6 गुना अगर 6 तारीख तक ही अगर हो जाएगा तो लास्ट दिन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 टाइम्स के लगभग ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना चाहिए। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे नजर आती है। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल से अगर बाई चांस जितना ज्यादा डिमांड हमें आईपीओ मार्केट में देखने को नहीं मिले लेकिन लिस्टिंग के बाद ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि वर्चुओचो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।